दूसरी बात नहीं। सोच में जब तक ये मिला रहेगा इस बात का जहर कि इस जाति विशेष के बाहुबली खत्म किए जा रहे हैं, इस धर्म विशेष के खत्म किए जा रहे हैं, तब तक ऐसे ही राजनेता बनते रहेंगे जिनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं अपराध जगत से मेलजोल खाती रहेगी। तो यूपी में पहले अतीक अहमद, उनसे पहले विकास दुबे और अब मुख्तार अंसारी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अगला नंबर किसी बड़े नेता का हो सकता है? अगर कोई इलाज के बिना मर रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़। 2 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया, फिर अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, उनका निधन हो गया। कुल मिलाकर सवाल तो उठा है। लेकिन आजम खान को बाहुबली नहीं कहा जाता, वो पहचाने के अड़ियल राजनेता के तौर पर है, लेकिन वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन पहले मुख्तार जैसे लोग अपनी संप्रदाय के अखिलेश यादव ने पहले भी कहा है और विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि बीजेपी दंगे करवाती है। पर ये देख क्या होता है, ये गिदड़ भक्की है। तो ये खत्म कैसे होगा? सियासत में बाहुबलियों का वर्चस्व अगर नेता ही इनको बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। नेताओं को फिर काम करना पड़ेगा। आपको वोट मांगने के लिए अगर 4 लोगों को डरा के धमका के अगर उनको पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ रहा है तो समझ लो फिर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ माहौल बना रहे हो, सत्ता का सुख भोग रहे हो। अगर आप काम करोगे तो आपको जरूरत नहीं है किसी को डराने की कि आप मुझे वोट दो। आपको चीख चीख के चिल्लाने की जरूरत भी नहीं थी कि मैंने आपके घर में शौचालय बनवा दिया, मैंने आपके घर पे स्वच्छ जल पहुंचा दिया। सियासत और बाहुबली, इन दोनों शब्दों का आपस में गहरा नाता रहा है। आजाद भारत के इतिहास में बाहुबलियों का दबदबा देखने को मिला है, सियासत में उनका खासा वर्चस्व देखने को मिला है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से बाहुबलियों का रुतबा धीरे धीरे घटता जा रहा है, उस पर सवाल कई हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत आशीष आपके साथ में करना चाहूंगा। आजाद भारत के इतिहास में 1947 के बाद हमने कई बाहुबलियों को देखा, खासकर यूपी में। लेकिन आजकल बाहुबलियों का रुतबा पूरी तरह से घटता नजर आ रहा है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक एक करके सारे माफियाओं का अंत होता जा रहा है, तो उससे क्या ये प्रदेश की जनता के लिए एक खुशी की बात है, और राजनीति में इसका कितना इम्पैक्ट होता जा रहा है? बाहुबलियों का अगर रुतबा घट रहा है तो एक अच्छी बात है, कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन सियासत और बाहुबलियों का कॉकटेल जो था वो हमेशा से देखने को मिला है, और जिसने काफ़ी हद तक जो जन विकास के काम है, जन बुनियादी मुद्दों पे जो सियासतदान करना चाहते हैं, वो काफ़ी अड़चनें पैदा करी हैं और हमेशा अपना पेट भरने की कोशिश की है। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक अच्छे एग्जाम्पल सेट हो रही है। अभी मुख्तार अंसारी, 2 दिन पहले ही उनका एक निधन हो गया अस्पताल में। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें जहर दिया जा रहा है। सरकार पर भी उनके रिश्तेदारों ने आरोप लगाए, कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। तो यूपी में पहले अतीक अहमद, उनसे पहले विकास दुबे और अब मुख्तार अंसारी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अगला नंबर किसी बड़े नेता का हो सकता है जिनकी बाहुबली टाइप इमेज है? नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सभ्य समाज में हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसको कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई इलाज के बिना मर रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनको 2 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया, फिर अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, उनका निधन हो गया। कुल मिलाकर सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष की पार्टियां उठा रही। कौन सी पार्टियां उठा रही है? जिसके एमएलए रहे हैं मुख्तार अंसारी, बीएसपी से काफ़ी उनका नाता रहा, सपा से उनके भाई अभी चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने प्राश्रय दिया ऐसे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, अतीक अहमद जैसे लोगों को। आप बिहार चले जाइए, वहाँ भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं, बाहुबल भी इस्तेमाल करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी आ रहे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के हैं, उनके ऊपर भी तमाम मामले चल रहे हैं, पहली बार उनको सज़ा हुई है। कुल मिलाकर हमारे देश में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और ये छोटी छोटी पार्टियां जो जिनको क्षेत्रीय दल कहा जाता है, इनको बाहुबलियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और यही उनको बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से आज जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कानून के हिसाब से तो ठीक हो रहा है, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है, सज़ा मिल रही है। पहले तो कन्विक्ट भी नहीं हो पाते थे, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है कन्विक्शन शुरू हो रहा है। लेकिन तरीका है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। हमारे देश में बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोर्ट है, कोर्ट फैसला करेगी कौन दोषी होगा, कौन नहीं होगा, किसको सजा होगी। अगर कोई पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है तो ये भी कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठता है। सवाल पूरी तरीके से सिस्टम पर है। जिस तरीके से ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, किसी एक राज्य की सरकार की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की सरकार की बात नहीं है। राज्य दर राज्य जब आप नजर डालेंगे ना, तो ऐसा हर राज्य में आपको होता हुआ दिखेगा। राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पता चलता है कि पपला गुर्जर नाम का एक सरगना है, वो दिन दहाड़े फरार हो जाता है। आप अगर दिल्ली में आएंगे, दिल्ली की कानून व्यवस्था कौन देखता है सब जानते हैं। वहाँ पर तिहाड़ जेल में गैंगवार हो जाती हैं।
आप पंजाब की तरफ जाएंगे, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में तरण तारण जेल में क्या हुआ था सबने देखा था। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जाता है कि वो वहीं से बैठकर एक पूरा सिंडिकेट चला रहा है। तो ये सवाल पूरे सिस्टम पर है कि आप किसी एक पार्टी पर सवाल नहीं है, किसी पार्टी के या किसी राज्य की सरकार पर सवाल नहीं है, पूरे सिस्टम जो है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इन जितने भी ये माफिया हैं इनके ऊपर लगभग कह सकते हैं दर्जनों मर्डर केस हैं, बहुत सारी जमीन इन्होंने हड़पी है लोगों की, एक से बढ़कर एक मुकदमे हैं। जिस तरह से हमारे संविधान में कई लूपहोल्स देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से इनको जो सजा मिलती है कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा चलता है वो काफ़ी लंबी खिंच जाती है। ऐसे में अगर इस तरह से एक एक कर, जैसे विकास दुबे को उनकी गाड़ी पलटा दी गई, उसका अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, ऐसा आरोप लगाया विपक्ष ने कि गाड़ी पलटा दी गई। हाँ, विपक्ष ने ही आरोप लगाई है, लेकिन उसके बाद से राजनीति में जो नहीं, जिस तरीके से ये हो रहा है कि अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हो जाती है, कोई हत्या करके चला जाता है, तो ये सवाल उठता है, कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठता है कि आपकी कानून व्यवस्था कैसी है कि आप बोलते हैं कि आप जंगल राज को खत्म कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं माफियाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं आके कोई गोली मारकर चला जाता है। मुन्ना बजरंगी 2017 के बाद देखा होगा, मुन्ना बजरंगी पश्चिम यूपी में अंदर गैंगवार होती है, उसमें उसका मर्डर हो जाता है। अब मुख्तार के मामले में भी लगा है कि धीमा जहर दिया जा रहा है। तो वहीं आजम खान, लेकिन आजम खान को बाहुबली नहीं कहा जाता, वो उनकी पहचाने के अड़ियल राजनेता के तौर पर है, लेकिन वो बाहुबली कद्दावर नेता कह सकते हो, लेकिन बाहुबली नहीं कह सकते। लेकिन वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है, सियासी जो तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, राजनीति के कारण फंसाया जा रहा है, तो ये जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाता है। विजेंद्र योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही विधानसभा में यूपी में बयान दिया था कि ये सब पोषित माफिया है समाजवादी पार्टी के। जिस तरह से उनको संरक्षण मिला उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा सियासत में, और यही बड़े नेता थे जिनके वजह से ये लोग बढ़ते गए और अपराध की दुनिया में इन्होंने इतना बड़ा नाम कर लिया कि सियासत में ये जहां से चुनाव लड़े वहां से चुनाव जीत जाएं। इनका वर्चस्व इतना था कि एक विधानसभा या एक लोकसभा तक सीमित नहीं रहा, ये कई जगहों पर दूर दूर तक फैला, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से सटे बिहार के कुछ हिस्से में भी इनका रुतबा देखने को मिला। तो ये जो पोषित माफिया हैं इनका अंत होना भी जरूरी है। देखिए, पोषित हर पार्टी के अपने अपने पोषित माफिया, बीजेपी के अपने हैं, कांग्रेस के अपने हैं, सपा के अपने हैं, बसपा के अपने पोषित माफिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोर्ट से किसी को सज़ा मिल रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले, वो सरकार उससे कब्जा छुड़ा ले और फिर उसको अपने उपयोग में लेती है तो अच्छी बात है, लोगों को तारीफ करना चाहिए। अभी मुलायम सिंह की सरकार पे इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, या अवैध निर्माण कर रहे थे, यूनिवर्सिटी बना रहे थे सरकारी ज़मीनों पर, ये भी तो सही नहीं है ना। आप जनता का पैसा है, जनता के इस्तेमाल में आना चाहिए, आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं उसको, फिर बोले कि हम माइनॉरिटी हैं इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। इस देश में बहुत बड़ा तबका है जो माइनॉरिटी है, हर आदमी तो इलीगल काम नहीं कर रहा है, हर मुसलमान तो कोई कब्जा नहीं कर रहा है, तथाकथित कुछ ही लोग करते हैं ना, लेकिन बदनाम एक कम्युनिटी हो जाती है। अगर फैक्ट की बात करें तो असली माइनॉरिटी तो मुसलमान है ही नहीं, वो पारसी हैं या फिर जैन हैं, इनको हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। लेकिन आशीष, एक सवाल, अगर इस तरीके से फैक्ट में बात करोगे तो फैक्ट संविधान के मुताबिक होंगे, अगर वो माइनॉरिटी नहीं होते तो उसमें नहीं हो सकता, उस पर संशोधन हो जाए आने वाले समय में। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं एक तमगा मिल गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी छेड़ा नहीं, उनकी यूपी में सरकार सालों से नहीं बनी है। मनमोहन सिंह ने बयान भी दे दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक 5 साल बसपा आती थी, 5 साल सपा आती थी, तो फिर जो नेता बन गए। अब वो तिलिस्म टूट गया योगी के आने से। योगी बहुत अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, वो लगातार फैसले ले रहे हैं, और जो ट्रायल हो रहा है वो तेज गति से इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार चाहती है। अगर राज्य सरकार ना चाहे तो सजा भी नहीं हो सकती। ये सवाल मनसा पे उठता है, जिस तरीके से आपने बोला एक शब्द इस्तेमाल किया था कि पोषित माफिया। तो पोषित कैसे होगी? जब तक हम अपराध की बात करेंगे, अपराध का महिमामंडन करेंगे और उसको हीरो बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तब तक ऐसे अपराधी लगातार पनपते रहेंगे, बनते रहेंगे और वो उत्पात मचाते रहेंगे। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है 2017 के बाद से जो परिवर्तन देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि आप कुछ गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। अब वो कानून में रहकर होगा कि कानून से अलग हटकर होगा, लेकिन उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की ओर से भी सवाल उठ रहे हैं कि कानूनी एक प्रक्रिया है, उसके तहत आप सजा दीजिए। लेकिन अगर ऐसे होता है, कहीं कोई गाड़ी पलट जाती है, जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया है, कहीं कोई खड़ा है, जा रहा है भाई पेशी के लिए, पुलिस कस्टडी में उसको गोली मार दी जाती है, कहीं जेल के अंदर गैंगवार में मार दिया जाता है,
तो कोई पता चल रहा है कि धीरे धीरे मर गया, पता ही नहीं चल रहा उसका कि शहाबुद्दीन जैसे लोग दिल्ली में, शहाबुद्दीन के केस में पता ही नहीं चलता भाई क्या हो गया। लेकिन आशीष एक सवाल और विपक्षी पार्टियां हैं और जो नेता हैं उन पर सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पर कि योगी राज में जो है मुसलमानों को और अन्य जातियों के जो माफिया हैं उनको टारगेट किया जाता है, ठाकुर जाति के जितने भी माफिया हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। माफिया किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पंथ से हो, वो समाज का दुश्मन रहता है। चाहे वो फिर ठाकुर हो, चौहान हो, दुबे हो, खान हो, कोई भी हो, वो समाज का दुश्मन है। उस पर इस तरीके से देखना पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हाँ, ऐसे आरोप लगते आए हैं कि किसी जाति विशेष को समर्थन दिया जाता है। राजा भैया को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। हाँ, राजा भैया को लेकर सवाल उठते हैं और तमाम ऐसे जो हैं पूर्वांचल से आते हैं जिनके सरनेम में जो टाइटल में जुड़ा हुआ है सिंह, और वो बचते चले आ रहे हैं। तो अगर ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर सियासत भी खत्म हो जाएगी। ब्रजेश सिंह एक बहुत बड़ा नाम है यूपी की सियासत में, विधायक भी रहे हैं, बाहुबली उनकी इमेज है, अभी वो जेल से बाहर आए हैं। वाराणसी में उनका इतना दबदबा है, इतना रुतबा है कि पिछले 15-20 सालों से वाराणसी एमएलसी सीट पर उनका कब्जा है, उनके पूरे फैमिली का कब्जा है। वो नहीं लड़ते हैं तो उनके कोई भाई, भतीजे, पत्नी। ब्रजेश सिंह की आप जिसकी बात कर रहे हो, ये वही, अगर मैं सही हूँ, ये वही मतलब माफिया या बाहुबली ये वही थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी को असल में मुख्तार अंसारी बनाया। क्योंकि 80 के दौर की जब आप बात करोगे ना, मुख्तार अंसारी किसी एक गैंग के तहत काम करते थे और ब्रजेश सिंह से उनका आमना सामना रहता था। फिर 90 का दौर देखा, मुख्तार अंसारी ने अपना खुद का गैंग बनाया, अफजाल अंसारी विधायक बने, लेकिन अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांड अंजाम दिया, उसमें आरोप लगे कृष्णानंद राय, उसमें सजा भी हुई और उसमें करीब करीब पहली बार ऐसा हुआ था कि AK-47 का किसी हमले में इस्तेमाल किया गया, जिसमें 400 से 500 राउंड की फायरिंग की गई, जिसने पूरी तरीके से मुख्तार और बाकी जितने भी पूर्वांचल के छोटे मोटे ब्रजेश सिंह का नाम लोगे और तमाम जो थे वो सब उनका कद घटा दिया और एकदम से मुख्तार अंसारी डॉन बन गए। अच्छा, लेकिन ब्रजेश सिंह पर यह भी सवाल उठते हैं कि वो जाति से ठाकुर हैं। 2016 के एमएलसी चुनाव में वो बीजेपी के समर्थन से उनकी पत्नी एमएलसी बनी, लेकिन 22 के चुनाव में वो बीजेपी से अलग हो गए और निर्दलीय होकर चुनाव लड़े और बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारी और उनको हरा दिया। ये जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जाते हैं कि जाति विशेष को राहत दी जा रही है, तो उन्हीं विपक्ष में एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई के साथ मुख्तार अंसारी ने क्या किया था, वो आज बयान देने से बचते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय वो सपा के साथ गठबंधन में है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से प्रत्याशी हैं, इसलिए वो अब मुख्तार पे बयान भी नहीं दे सकते। अब योगी सरकार में एक मंत्री हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं राजभर साहब। अब वो एनडीए की सरकार में प्रतिनिधि हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन वो मुख्तार पे कुछ नहीं कह सकते। कहा जाता है कि उनकी बहुत पक्की दोस्ती थी मुख्तार अंसारी से। तो जब तक आप वोट बैंक को अगर आप अपराध के साथ जोड़ोगे, बाहुबलियों से के जरिए आप वोट लेना चाहोगे, जनाधार टटोलना चाहोगे, तो ऐसे बाहुबली बनते रहेंगे और ना सियासत साफ होगी, ना समाज साफ होगा और ना भविष्य साफ होगा। ऐसी अपराध बढ़ता रहेगा आगे। लेकिन ये पोषित माफियाओं पे जो लगातार सवाल उठ रहा है, मैंने एक पढ़ा है डेटा आशीष, 2009 का चुनाव था भदोही में, मायावती उस समय मुख्यमंत्री थी, एक बहुत ही कद्दावर नेता बाहुबली विजय मिश्रा, उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, मायावती ने ऑर्डर दिया, मतलब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक माफिया को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, उनको लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ गए और पुलिस देखती रह गई। तो पोषित माफिया इसी तरह तो बनते हैं, एक पार्टी उनको पकड़ रही है, एक मुख्यमंत्री ऑर्डर देते हैं पकड़ने के, दूसरे लेकर के उड़ जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूपी और बिहार की सियासत में बाहुबली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये क्या होता है कि वोट कहीं भी ले जा सकते हैं, इनकी मदद से बहुत सारे काम होते हैं। शायद वो सिस्टम से नहीं हो सकते जो माफिया ये राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीते 7 साल में माफिया राज कम हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा यूपी में खत्म हुआ है, लेकिन हाँ कम हुआ है। उसका फायदा यूपी को हुआ है। यूपी की जीडीपी बढ़ी है, महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है जो जीडीपी में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन आ रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं सुरक्षा क्या होगा अगर आपके यहाँ क्राइम होगा और आप बोलोगे हम इन्वेस्टर मीट कर रहे, कोई पैसा नहीं लगाएगा ना। बिहार में कौन पैसा लगा रहा है बताइए? इन्वेस्टर मीट हर साल होती है वहां पर, तेजस्वी ने भी प्रयास किया, इन्वेस्टर मीट करवाई, लेकिन पैसा नहीं आया। वहां बाहुबली का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई इन्वेस्टर आएंगे, सरकार की मंशा पर ही सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, क्राइम देखो, क्राइम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपने दम पे नहीं बने, जनता उन्हें बना रही। लेकिन तेजस्वी की भी सरकार बनी, जनता की सोच में जब तक ये मिला रहेगा इस बात का जहर कि इस जाति विशेष के बाहुबली खत्म किए जा रहे हैं, इस धर्म विशेष के खत्म किए जा रहे हैं, तब तक ऐसे ही राजनेता बनते रहेंगे जिनकी पृष्ठभूमि
कहीं ना कहीं अपराध जगत से मेलजोल खाती रहेगी। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको अपने विचारों में शुचिता लानी पड़ेगी, तभी समाज सुधरेगा, तभी सियासत सुधरेगी, तभी जन कल्याण की बात सच में हो सकेगी। आशीष की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पहली बार मुख्तार विधायक बनता है तब भी वो कई मामलों में लिप्त था और केस चल रहे थे। फिर दूसरी बार जब बनता है तब तो वो हत्या का मुकदमा उनके ऊपर था। तो जनता को भी तो सोचना होगा ना, जो आदमी अगर मर्डर केस में जिसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, अगर जनता उसको वोट दे रही है तो जनता भी सोचे ना कि वो कैसा सिस्टम चाहती है। जनता का कहीं ना कहीं डायरेक्ट सपोर्ट है। लेकिन जनता और के अगर मन में आप डर मुख्तार रहेगा तो अगर आप कैसे? मुख्तार की बात करोगे, अब तमाम जो बाहुबली उनका नाम लोगे क्योंकि छोटे मोटे आदमी थे और धीरे धीरे गुंडागर्दी करके बढ़ गए, लेकिन मुख्तार ऐसी फैमिली का नहीं था। मुख्तार जिस पृष्ठभूमि से आते थे, उनके जो दादा थे खानदानी रईस 1926-27 में वो कांग्रेस में एक कद्दावर नेता के तौर पर पहचान रखते थे। गांधी जी के बेहद करीबी थे। उनके जो नाना थे उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब इनके पिताजी कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, और जो मतलब कि ऐसे नेता थे 1971 में जब वो नगर निगम का चुनाव लड़े तो उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं, किसी ने चुनौती नहीं, निर्विरोध उनको चुन लिया गया। और उसके बावजूद भी मुख्तार ऐसा नहीं था कोई अनपढ़ था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ था, उसके बावजूद भी वो बंदा अपराध जगत को क्यों चुनता? क्योंकि आपने समाज ने ऐसा तय कर रखा है कि भाई ये अगर गलत काम करके आ रहा है ये रोल मॉडल है, भले वो 4 रॉबिन हुड बना देते हो आपको। वो 6 लोगों का बुरा करेगा, 2 लोगों की मदद कर देगा, तो भाई ये रॉबिन हुड है। कल गाजीपुर में नारे लग रहे हैं जिंदाबाद मुख्तार, जिंदाबाद मुख्तार। जब तक ऐसे आप बीज ऐसे बोओगे ना तो आपको फसल भी ऐसी मिलेगी। गाजीपुर से बनारस की दूरी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है। 2014 में मुख्तार बनारस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां से सांसद हैं वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वहां से टिकट दिया है तो उसने अपने कदम वापस लिए। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं सही हूं तो 2009 में मुख्तार ने चुनाव लड़ा था वाराणसी से और मुरली मनोहर जोशी ने उनको हरा दिया था लगभग 17,000 या 27,000 वोट से। लोकसभा का चुनाव मेरे हिसाब से मुख्तार ने आज तक नहीं लड़ा है। नहीं, एक बार लड़ा है 2009 में शायद। ये फैक्ट आशीष कंफर्म। लेकिन अब सवाल ये है विजय, मुद्दा ये नहीं मुख्तार ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा, मुख्तार ने क्या करा क्या नहीं करा। मुख्तार ने जो करतूत की थी और जिस तरीके से उसका अंत हुआ है और जिस प्रक्रिया के तहत अंत हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और मुख्तार जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, क्यों वो बाहुबली बनना चाहते हैं, उस पर सवाल उठ रहा है। मुख्तार ने क्या किया नहीं करा है। अगर उसके संसदीय चुनाव लड़ने पे हम बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसको फिर हीरो बना के पेश कर रहे हैं, भाई भले नेगेटिव किरदार दे रहे हैं। एक चीज है कि आज ही मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, उसमें ये आया है कि 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है मुख्तार अंसारी के पास। छोटे छोटे देश की जीडीपी नहीं होगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये काली कमाई है। अच्छे काम करके रिलायंस की तरह, अडानी की तरह तो पैसा कमाया नहीं है। बिना सरकार के संरक्षण के हो नहीं सकता। तो यही पैसा तो यूज होता है चुनावों में। अगर छोटी पार्टियां दमखम से मैदान में जब चुनाव लड़ती हैं तो ये पैसा कहां से आता है? यही पैसा। संरक्षण की बात करोगे तो आप अभी एक कद्दावर नेता हैं, वो पूर्वांचल से ही आते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका नाम है। बाहुबली भी हैं, पहलवान भी हैं। अब उनके नाम पे तमाम आरोप लगे, पहलवानों ने आरोप लगाए, यहाँ तक कि रेप तक के, छेड़छाड़ तक के आरोप लगा दिए। फिर भी उनकी कुर्सी नहीं गई और अभी तक टिकट तो फिलहाल नहीं दिया। शुरुआत में खबर है कि कट जाएगी, इस बार कट जाएगी, टिकट नहीं कट जाएगी, लेकिन कम से कम कोई एक नेता बीजेपी का ये बोल तो सकता था कि अगर ऐसा है तो हम जांच कराएंगे। अगर उन पर आरोप लग रहे हैं तो उनके आरोपों से हमारा कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं कहा। तो वो तो सियासत का चरित्र ही ऐसा हो चुका है, जो मतलब विजेंद्र भाई अक्सर कहते नजर आते हैं कि खत्म हो गई है सियासत, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। विजेंद्र, एक मेरा सवाल है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार सोशल मीडिया भी एक तरह से कहें कि ट्रेंडिंग पर था और बहुत सवाल उठ रहे थे। लोगों के जहन में भी ये सवाल था कि कहीं प्रदेश में कोई दंगा तो ना हो जाएगा, लोग सड़कों पर तो नहीं उतरेंगे। लेकिन योगी राज में हमने ये चीज़ देखी कि कहीं भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं दिखी और मुख्तार अब सुपुर्दे खाक भी हो चुका है। अभी दंगे की बात पे जब आए ना, फिर से सिस्टम पे सवाल उठेगा। अब बात यह है कि जिस तरीके से पहले दंगा नियंत्रण किया जाता था, सबको पता था कैसे होता था, अब वो होता है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे प्रक्रिया चली गई। आपको पता चला, आपने दंगा गए, आपने हाथ में पत्थर उठाया, अगले दिन पता चला कि नगर निगम का बुलडोजर आया, गिरा के चला गया। और इस पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इस पे कोर्ट तक, कई हाई कोर्ट तक सवाल उठा चुके हैं कि आपको किसने इजाजत दी कि आप आए और घर तोड़कर चले जाएं। और ये फिर ये कल्चर बन गया कि बाबा का बुलडोजर यहाँ से यूपी से निकलकर एमपी तक चला गया। यहाँ तक कि बिहार में भी देखा गया है ऐसा कल्चर, जिस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। तो जिस तरीके इसको गलत तरीके से आप गलत काम को रोकोगे तो सवाल उठेंगे। नहीं, पर जो सवाल आप मुझसे पूछा था, जवाब आशीष ने दिया, खैर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ
कि योगी राज में दंगे नहीं हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। और एक आप कम्युनिटी को टूल की तरह यूज करते थे। पहले मुख्तार जैसे लोग अपने ही संप्रदाय के अखिलेश यादव ने पहले भी कहा है और विपक्षी पार्टियां भी कहती है कि बीजेपी दंगे करवाती है। विपक्षी पार्टियां अक्सर कहती है कि बीजेपी ही दंगे कराती है, अभी बीजेपी की सरकार है इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं। तो अच्छी बात है। देखिए सवाल ये नहीं है, क्या होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़े टारगेट को लेके चल रही है। पीएम बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाना है भारत की, और योगी जी भी उसमें ट्रिलियन ऐड करते हैं, एक ट्रिलियन बोलते हैं वो। यूपी हम चाहते हैं कि यूपी की इतनी बड़ी इकोनॉमी हो, कम से कम एक एजेंडा तो दे रहे हैं कहीं। तो ये तो नहीं है कि यादव की सरकार है तो सारे मंत्री संतरी सब यादव है, और दलित की सरकार है तो सारे दलित है। देखिए भेदभाव है सिस्टम में, जातिवाद है सिस्टम में, लेकिन अगर उससे प्रदेश को फायदा हो रहा है तो होने दीजिए ना। अगर यूपी में क्राइम कम हो रहा है, माताएं बहनें अगर रात में निकल पा रही हैं घरों से बाहर, क्राइम रेट कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपका कहना है कि जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो सिर्फ यादवों की ही नौकरी हुई, अब यही कहना? नहीं, हमारा टॉपिक माफिया पर है, कहीं ना कहीं प्राश्रय मिलता रहा है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के भी कई ऐसे माफिया होंगे जिन्होंने प्राश्रय दिया होगा और वो नेता बन गए आगे जाकर। ये टूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन हुआ है बीते 7 साल में, उससे कहीं ना कहीं क्राइम कम हुआ है। यूपी में इन्वेस्टमेंट आया है, गाजियाबाद में आया है, कानपुर में इन्वेस्टमेंट आया, नोएडा में आया है। कुल मिलाकर जो पहले लोग डराते थे अब वो खुद डर के माहौल में जी रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। लेकिन बात ये है कि अगर आपकी उंगली में यहाँ छोटी सी चोट लग जाए तो उस पर पट्टी करके काम चल जाएगा। अब आप उंगली को ही काट दोगे तो ये कहीं ना कहीं जो डर, गलत काम शुरू हुआ है किसी के लिए भी हुआ हो तो उंगली काट दोगे तो गलत है। मुख्तार की मौत हो गई है, वो उस पूर्वांचल से आते हैं जहां से पीएम सांसद है। पूर्वांचल में बहुत बड़े लेवल पे क्राइम होता है। वाराणसी गाजीपुर में दूरी भी नहीं है ज्यादा। सांसद बन गए हैं, 2-2 बार वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर माफिया खुद खत्म हो रहे हैं या इस तरीके से हो रहे हैं तो लोग तो खुश होंगे कहीं। आशीष, अंतिम सवाल मैं आपसे बिहार से पूछ रहा हूँ। आनंद मोहन बहुत बड़े बाहुबली, उनके लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दिया और जैसे वो बाहर आए उनकी पत्नी को शिवहर से जेडीयू का टिकट मिल गया। तो ये खत्म कैसे होगा? सियासत में बाहुबलियों का वर्चस्व अगर नेता ही इनको बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। नेताओं को फिर काम करना पड़ेगा। आपको वोट मांगने के लिए अगर 4 लोगों को डरा के धमका के अगर उनको पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ रहा है तो समझ लो फिर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ माहौल बना रहे हो, सत्ता का सुख भोग रहे हो। अगर आप काम करोगे तो आपको जरूरत नहीं है किसी को डराने की कि आप मुझे वोट दो। आपको चीख चीख के चिल्लाने की जरूरत भी नहीं थी कि मैंने आपके घर में शौचालय बनवा दिया, मैंने आपके घर पे स्वच्छ जल पहुंचा दिया। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसके घर पे पहुंच रहा है वो खुद आके आपको वोट देगा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम आपके घर का और ऐसे हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी सी लाइन कि हम बाहुबली को बाहुबली के तौर पर देखें, ये ना देखें कि वो इस जाति का है, फलाना का है, उसने इसकी मदद की है, उसके साथ ये बिल्कुल गलत तरीके से कमाए हैं, 2 रुपए बांट दिए, अगर न्यायपालिका है वो फैसला करे। बिल्कुल। रावण भी बहुत विद्वान था, बहुत उसके बारे में अच्छाइयां थे, लेकिन उसके एक कर्मों ने उसके सारे किए पे पानी फेर दिया। तो अब ये देखना होगा कि आगे भारतीय राजनीति में, भारत की सियासत में बाहुबलियों का वर्चस्व जो घटता जा रहा है, क्या कभी इससे बढ़ावा भी मिलेगा या फिर समय के साथ साथ ये धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बढ़ावा तो खैर कभी नहीं मिलेगा और ना मिलना चाहिए। बस सवाल ये है कि जिस नहीं, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कल। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने दो, पहले जितने भी अफसर हैं ट्रांसफर किसी का नहीं करेंगे, 6 महीने में पहले हिसाब करेंगे सबका। वो एक राजनेता के तौर पर बयान दे रहे हैं। फिलहाल वो जिनकी आप बात कर रहे हो वो जेल में बंद है और वो राजभर की पार्टी से विधायक हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से बढ़ावा खैर नहीं मिले तो ही बेहतर है। पर ये देख क्या होता है, ये गिदड़ भपकी है। 7 साल में अच्छे माफियाओं की हेकड़ी निकल गई है। बीजेपी के राज में 10 साल में पूरे देश में कई माफियाएं वो लोग भी जेल में बंद है जिनकी आंखों में स्कैनर लगा हुआ था, रंग पहचान लेते थे कपड़ों का। बिल्कुल। और ऐसे जैसे आनंद मोहन के अलावा शहाबुद्दीन की वाइफ हैं, वो भी राजनीति में चुनाव लड़ रही है सीवान से। उसके अलावा अनंत सिंह हैं, उनकी बीवी भी चुनाव लड़ रही है, बेटे विधायक हैं। तो पूरा जितने भी बाहुबली हैं, कहीं ना कहीं से उनका कुछ ना कुछ तार तो जुड़ा हुआ है। देखिए राजनीति में क्या होता है, ये राजनीति पावर गेम है। ये सरकारी ठेके लेने की दौड़ होती है बाहुबलियों की। वो आप जनता का भला करने के लिए नहीं आते, वो सरकारी ठेके लेने के लिए आते हैं। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में लड़ाई ठेकों की थी, कोल माइंस के जो आवंटन होते हैं उसको लेकर लड़ाई थी। और काफी सारी चीजें होती रही है राजनीति में, पावर गेम है। क्लोजिंग कमेंट कुछ देना चाहेंगे इस पर?
क्लोजिंग यही है कि सबसे पहले आपको जो भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हो उसको काम की मेरिट पे चुनिए, इस मेरिट पे मत चुनिए कि वो रसूखदार है या अच्छे खानदान से आता है, उसने 10 रुपए गलत तरीके से कमा के 3 रुपए जनता के बीच बांट दिए। अगर आप इस तरीके से चुनेंगे फिर आप ऐसे ही बाहुबली देखेंगे और ऐसी सियासत देखेंगे आप। लोगों को एक सोच बदलनी होगी। जब आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से हो तो बोलेगा वहां से है, मुख्तार अंसारी जहाँ से है। ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये सोच नहीं होना चाहिए कि हम आजमगढ़ से हैं तो फलाना माफिया का नाम ले दिया कि हम अबू सलेम के वहां से हैं। ये सोच नहीं होनी। एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाने में जितनी बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की जनता या फिर कहें कि लोकतंत्र की जनता की होती है। और जनता को अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए वो किसे वोट कर रहे हैं, वो किसके नाम पर वोट कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या उनका वोट कहीं कुछ उनके लिए ही तो मुसीबत खड़ा ना कर दे। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।